बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का ये अंतिम हिस्सा है जो मुझे आपके से डिस्कस करना है। इसमें जैसे शेडो बनाया है कि चालू गत वर्ष में कुछ पुराना किराया भी वसूल हुआ है। चालू गत वर्ष में पुराना ओल्ड रेंट वसूल हुआ है। इसको कहते हैं रिकवरी, वसूली। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो अभी तक पड़ा था वो यही था कि 1920 में 1920 का रेंट प्राप्त होना। तब नॉर्मल तरीके से प्रश्न करना हमने सीखा था। यह है 1920 में इससे पुराना रेंट प्राप्त होना। तब ये नया बिंदु पढ़ने के लिए आता है। आगे विस्तार से देखते हैं बातें। पहला बिंदु आता है न वसूल हुए किराए यानी डूबे किराए की वसूली। अनरियलाइज रेंट की रिकवरी, ये पहला बिंदु है। क्या अभिप्राय है अनरियलाइज रेंट, डूबे किराए का? हमने किसी किराएदार से किराया मिल गया और मिल जाएगा, इस आधार पे इसे इनकम मान लिया। और जब हम प्रश्न सॉल्व करते रहे तब हमने ये पहचाना कि नहीं, जिसे एक्रू माना था, एक्रू मान के इनकम में शामिल किया था, वह तो डूब गया, मतलब वह तो वसूल नहीं होगा। तब हमने इसका नाम दिया था अनरियलाइज्ड, न वसूल हुआ किराया। ये पुरानी बात है। अब ये न वसूल हुआ किराया हमारे 19-20 में वसूल हो गया, तो ये अब हमारी बनेगी 19-20 में इनकम। यह वो इनकम है जो पहले डूब गया था। एक अप्रैल 19 से पहले डूब गया था किराया, वो मिल गया है। अब इसको आप एक बिजनेस के दृष्टिकोण से समझें। हमने किसी को गुड सेल किया, सेल हमारी हो गई इनकम। उधार सेल किया था तो वो हमारे डेटर्स थे, था तो सेल ही। एंट्री तो करते ही हैं। जहां नकद होता है तो कैश अकाउंट ये टू सेल्स करते हैं, उधार होता है तो डेटर्स अकाउंट ये टू सेल्स करते हैं। तो सेल्स माना है, सीआर माना है, मतलब इनकम तो माना ही था। बाद में पता लगा कि वो तो डेटर्स तो डूब गया, उसका हम नाम दे देते हैं बैड डेट्स, और इसको हम कह देते हैं बैड डेट्स अकाउंट या टू डेटर्स, अर्थात ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। हमने इसको एक्सपेंसेस लॉस मान लिया, और ये बैड डेट्स भविष्य में मिल जाए वापस, तो आप क्या नाम देते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड, रिकवरी। तो ये कोई 1920 की सेल या बैड डेट्स की रिकवरी नहीं है, ये तो पुरानी सेल उसकी रिकवरी है। तो इस प्रकार से ये बना है बैड डेट्स रिकवर्ड।
तो उस दृष्टिकोण से वो बैड डेट्स था व्यापार में, यहां हुआ किराए की राशि। तो न वसूल हुए किराए की वसूली हो जाना, अनयूटिलाइज्ड रेंट की रिकवरी हो जाना, इस बिंदु को आप समझ लें। पहले इनकम माना, फिर डूब गया तो एक्सपेंसेस माना, अब प्राप्त हो गया तो वापस इनकम मान लिया। अब नेक्स्ट बिंदु आया है किराए की बकाया, एरी रेंट। ये बात अलग है, इसमें हमने इनकम ही नहीं मानी, एक्सपेंसेस भी नहीं माने, बस कोई पुराना जो मिलना था अब मिल गया। इसको आप यूं समझें कि बिजनेसमैन ने किसी व्यक्ति को 19-20 से पहले कुछ सेल किया और उसे कहा कि ये 20 रुपीज पर यूनिट में आपको सेल कर रहा हूं, और 2 महीने बाद में बोला कि वो 20 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से जो मैं सेल किया था वो एक्चुअल में गलत मैंने कैलकुलेट कर लिया, वो 20 रुपीज नहीं बनता, वो 25 रुपीज बनता है, तो मुझे 5 रुपीज आप और पे करो। देखो ध्यान से, उस 5 रुपीज को पहले इनकम नहीं माना था ना, तो एक्सपेंसेस भी तो नहीं माना था ना। और अगर वह परचेजर 19-20 में हमारे करदाता को कहता है कि वो आपने 5 रुपीज कम लगाया था ना, लो मैं आपको 5 रुपये पे करता हूं, अब ले लो, ये हो गया इस वर्ष इनकम। तो ये वो इनकम है जिसे पहले इनकम नहीं माना, जिसे पहले इनकम नहीं माना तो एक्सपेंसेस भी नहीं माना है, ये फर्स्ट टाइम मिल रहा है। इसको यूं कैसे समझ सकते हैं कि किसी का कोई सामान खो गया, पॉकेट में थे 1000 रुपए, खुश था, इनकम है मेरी, खो गया, दुखी हुआ, मेरा तो नुकसान हो गया, वापस उसको अपनी किसी पुरानी पॉकेट में इस साल जब कपड़े रिपेयरिंग के लिए निकाले थे तो उस पॉकेट में वही 1000 रुपये मिल गए, इनकम। मतलब इनकम था, डूब गया, अब वापस प्राप्त हो गया। और अगर यह कहें कि वह व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसको गिरा हुआ पर्स मिल गया जिसमें 1000 रुपए है, तो वो क्या हुआ? इनकम, सीधी इनकम। उसने कभी इनकम थोड़ी माना था कि मेरे 1000 रुपए कोई किसी को मुझे मिलेंगे, अरे मुझे 1000 रुपए तो नहीं मिले, मेरा तो लॉस हो गया, ऐसा तो नहीं सोचा था ना। ये तो सड़क पे मिल गए, पर्स में 1000 रुपए, इनकम। और ये हुआ हमारा इरिडेंट की तरह। ये मैंने संकेत के रूप में यूज किया है आपको समझाने के लिए कि क्या डिफरेंस होता है न वसूले हुए किराए की वसूली और बकाया किराए की वसूली में। आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, आप ठीक से समझ आएंगे। तो न वसूल हुआ किराया, डूबा हुआ किराया, उसकी वसूली हुई करंट प्रीवियस ईयर में, पहले इनकम माना, फिर एक्सपेंसेस माना, अब वो हो गया इनकम। अनयूटिलाइज्ड रेंट, जिसको ये तो अनयूटिलाइज्ड रेंट हुआ, बकाया की वसूली, एज रेंट की वसूली। चालू गत वर्ष में हमने इनकम भी नहीं माना, हमने एक्सपेंसेस भी नहीं माना, ये फर्स्ट टाइम हुआ तो हमारी इनकम है। तो दोनों मामलों में इनकम 19-20 में प्राप्त होना, ये घूम के इनकम बना, ये सीधे सीधे इनकम बन गया। इनकम टैक्स में इसको कैसे डील करते हैं? जितनी राशि 19-20 में प्राप्त हुई है उसको लिखेंगे। ये मैंने पुराने नियमों का हवाला दिया है,
एक बार इसको आप छोड़ दें। इस राशि में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे। जो प्राप्त होगा, डिफरेंस आएगा, वही होगा हमारा 19-20 में टैक्सेबल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिस मकान के संबंध में न वसूल हुआ किराया, डूबा किराया मिला हो या बकाया किराया मिला हो, वह मकान हमने सेल कर दिया, हमारे पास में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो पहले रेंट पे था, अब हम उस पर खुद रहने लगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो पुराने वाली बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि 19-20 में मिला हो। पहले नियम थोड़े हल्के से फर्क होते थे, अब नियम चाहे वो अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में हो चाहे एरियर रेंट के बारे में हो, हमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना ही होगा। डिफरेंस हमारा आएगा टैक्सेबल अमाउंट। यह गणना हर परिस्थिति में करेंगे, चाहे करदाता ने ऐसा मकान सेल कर दिया हो या मकान नष्ट हो गया हो या ऐसे मकान का करदाता अन्य उपयोग कर रहा हो, कुछ भी हो। अगर करंट ईयर में हमें ये प्राप्त हुआ है तो टैक्सेबल होगा। इस तरीके से टैक्सेबल की अमाउंट की गणना करेंगे। यानी कि केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन की कटौती देंगे, परंतु और किसी कटौती अर्थात म्युनिसिपल टैक्स की कटौती या इंटरेस्ट लोन की कटौती नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इस बिंदु की, इसका क्या अभिप्राय है। 1 अप्रैल 2001 से पहले नियम कुछ अलग थे अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में। वर्तमान में नियम क्या है? 2001 अप्रैल और उसके बाद की नियम क्या है? उसके बाद की नियम तो ये है, हम पहले ईआर कैलकुलेट करते हैं, फिर एआर कैलकुलेट करते हैं। ईआर कैलकुलेशन में हम लोग लिखते हैं रेंट रिसीव्ड या रेंट रियलाइज्ड प्लस वैकेंट पेड रेंट। हम लोग कभी नहीं लेते हैं इसमें यूआर, अर्थात जिस वर्ष का रेंट है अगर उसी वर्ष में यूआर है तो हम हमारे जीओवी की कैलकुलेशन में हटा देते हैं। ये 2001, 2 तथा उसके बाद के नियम हैं। पहले के क्या होते थे? अगर मान लीजिए पहले रेंट डूबा है तो पहले तो जिस वर्ष की आय है उसमें प्लस करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर उसको यूआर करके माइनस करेंगे नेक्स्ट ईयर जब डूब गया। ये पहले नियम थे। और जितना डूबा है कितना माइनस करना है वो करदाता खुद डिसाइड नहीं करता था, वो डिसाइड करता था इनकम टैक्स ऑफिस। इनकम टैक्स ऑफिस बताया करता था कि कितना माइनस होगा। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए डूबा है रेंट, तो जरूरी नहीं है कि 1 लाख ही माइनस होगा। ये तो अब का नियम है, जितना डूबा माइनस कर दो करदाता। पहले 1 लाख में कितना डूबेगा कितना नहीं डूबेगा इसकी गणना की जाती थी इनकम टैक्स ऑफिस के दिशा निर्देशों के अनुसार। वो कहता था 80,000 रुपए को माइनस कर दो, मतलब कटौती स्वीकृत हो गई 80,000 की। 20,000 को माइनस नहीं करना है, अर्थात 20,000 की कटौती स्वीकृत नहीं हुई, तो पूरा 1 लाख रुपए पहले अनरियलाइज्ड रेंट नहीं माना जाता था। जितना टैक्स डिपार्टमेंट कहता था उतना अनरियलाइज्ड मानते थे, और जितना वो मना कर देता था कि नहीं आप माइनस नहीं कर सकते उतना नहीं मानते थे। ये पुराना नियम था। तो अगर पुराना नियम है तो डूबत किराए की वह राशि जिसकी पहले कटौती नहीं मिली थी उसको हम इस वर्ष प्राप्त राशि में से माइनस करेंगे, फिर बैलेंस अमाउंट निकलेगी जिस पे आगे कार्रवाई करनी है। समझने का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल प्रश्न सॉल्व करेंगे।